हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। देखिए, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी छात्रों के लिए। जो भी छात्र यहाँ पे, चाहे वो बार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पीसीएल TG2 एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हो। देखिए, यूपी पीसीएल TG2 की अगर मैं बात करूँ तो अभी इनका एग्ज़ाम यहाँ पे डिले होता जा रहा है बार बार। एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि यहाँ पे जून में हो जाएगा या मई में हो जाएगा। मैक्सिमम लोग यही बता रहे हैं, लेकिन किसी भी अफवाह पे आप लोग यहाँ पे ध्यान मत दीजिए। एग्ज़ाम को जब होना होगा तब हो जाएगा। अभी आप फिलहाल में अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, तभी दोस्तों आपका यहाँ पे कुछ हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो बढ़ पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है ना, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। अभी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज की क्लास देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी छात्रों के लिए। जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझिए और अटैम्प्ट करिए, और हो सके तो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज दोनों में रखी है, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि किसी भी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, आज की यहाँ पे दूसरी क्लास है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की यहाँ पे दूसरी क्लास है। पहली क्लास में ऑलरेडी यहाँ पे करा चुका हूँ। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप सभी छात्र उस क्लास को भी देख लीजिए। कहीं ना कहीं वो क्लास भी इसी से रिलेट करती है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। देखिए, इसकी PDF भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, ओम का नियम लागू होता है। देखिए, ओम का नियम कहाँ लागू होता है, सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए। कांस्टेंट एंड वेरिएबल टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, वेरिएबल टेम्परेचर, या एनी ऑफ द ऑप्शंस। देखिए, ओम्स लॉ की जो कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन होती है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर दोस्तों रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए ऑलवेज। होता क्या है, V/I। देखिए, V/I का जो रेशियो होता है ना, रेजिस्टेंस वो यहाँ पे कांस्टेंट होता। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जो होना चाहिए ओम्स लॉ के लिए, वो यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ट्रांजिस्टर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, या डायोड हुआ, इन सभी पे ओम्स लॉ लागू नहीं होता। ओम्स लॉ ओनली कंडक्टर पे लागू होता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इमोबाइल, निम्नलिखित में से कौन अचल है, यानी कि इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब आप सबसे पहले समझिए। देखिए, इमोबाइल का मतलब होता है जो मूव नहीं करता। यहाँ पे आप देखिए ये दो नाम दिए गए हैं इस वर्ड में, मोबाइल और दोस्तों यहाँ पे इमोबाइल। ठीक है, मोबाइल चार्ज कैरियर और इमोबाइल चार्ज कैरियर, ये क्या होता है, ये वो होता है दोस्तों, मोबाइल चार्ज कैरियर वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर सकते हैं, और इमोबाइल चार्ज कैरियर वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, यानी कि नहीं जा सकते। तो कौन सा होता है इमोबाइल चार्ज कैरियर जो मूव नहीं करते? देखिए, आयंस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, आयन। आयन यहाँ पे इमोबाइल चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन तो देखिए कंडक्टर में फ्लो होते हैं, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कंडक्टर में, और होल्स भी यहाँ पे फ्लो होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये तो दोस्तों आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा। सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा, जो सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा करंट फ्लो होती है। ठीक है, देखिए ये मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन हुआ और होल्स हुआ, ये मूव करते हैं, और आयन जो हुआ ये यहाँ पे मूव नहीं करते। तो आयन जो है इमोबाइल चार्ज कैरियर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर स्फीयर इज, एक संवहन गोले के अंदर विद्युत प्रवाह और क्षेत्र की तीव्रता होती है।
देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में क्यू। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। दोस्तों कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई बराबर एफ अपॉन क्यू, यूनिट हो गई इसकी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक बंद गोले के अंदर यहाँ पे शून्य होती है। अब मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखिए कैसे होती है शून्य कैसे होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के चारों ओर होता है। ये कंडक्टर के अंदर नहीं होता। ठीक है, कंडक्टर के अंदर नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है, तो ये कंडक्टर के अंदर नहीं होता और ये यहाँ पे कंडक्टर को क्रॉस नहीं करता। इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो आपस में भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर, यानी कि कंडक्टर के अंदर यहाँ पे शून्य होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, पोटेंशियल इसके बाहर सरफेस पे यानी कि कंडक्टर के सरफेस पे और कंडक्टर के यहाँ पे अंदर दोनों जगह यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को डायरेक्ट करके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट मटेरियल स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज मेड अप, यानी कि स्वैम्प रेजिस्टेंस जो होते हैं वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी को आप यहाँ पे देखिए, एलॉय ऑफ मैग्नीन एंड कॉपर। दोस्तों कॉपर और मैग्नीन से मिला के स्वैम्प रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया जाता है। स्वैम्प रेजिस्टेंस कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों? टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए हम स्वैम्प रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट इज़, यानी कि बेसिक एसआई जो यूनिट होती हैं उनकी कितनी संख्या होती है, कितनी होती है बेसिक एसआई यूनिट? ये होती हैं 7। देखिए 7 एसआई यूनिट होती है। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे डिटेल में लिखा है कि कौन कौन सी ये 7 एसआई यूनिट होती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए सबसे पहली होती है दोस्तों लंबाई का मात्रक होता है मीटर। दूसरी होती है द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरे नंबर की आती है समय को सेकंड से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा की मात्रक होता है एम्पियर और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन में। एसआई यूनिट है ये सब एसआई यूनिट है, सभी को ध्यान में होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, परेशान ना होइए। अगला देखिए पदार्थ की मात्रा, ये होती है दोस्तों मोल। ज्योति तीव्रता, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। तो ये 7 बेसिक एसआई यूनिट है, ये सभी हमने आपके लिए डिस्कस कर लिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इन जो यूनिट्स हैं इनको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से कौन सा यहाँ पे देखिए, ओम्स लॉ के द्वारा कौन से एलिमेंट को हम एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, कौन से एनालाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए कैपेसिटर को भी हम ओम्स लॉ से एनालाइज कर सकते हैं, इंडक्टर से भी और रजिस्टर पे से, आपको पता ही है। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर है, देखिए ट्रांजिस्टर पे, डायोड पे, इन सभी पे यहाँ पे ओम्स लॉ लागू नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर में दोस्तों यूनिलैटरल करंट फ्लो होती है, यानी कि एक ही दिशा में करंट फ्लो होती है। और जहाँ एक दिशा में करंट फ्लो होती है ना, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, ओम्स लॉ लागू नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। पिछली क्लास में मैंने ओम्स लॉ की कंडीशन पूरी बताई है कि कहाँ कहाँ ओम्स लॉ लागू होगा, कहाँ कहाँ नहीं लागू होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र पिछली क्लास को पहले देखिए, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज़ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैसा मात्रक है? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो साथियों जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
जो इंटेंसिटी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, E बराबर F अपॉन में Q, जिसका फॉर्मूला यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये जो है ना दोस्तों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए इंटेंसिटी के लिए ये वाला ऑप्शन सही होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, चीज़ों को लाइटली नहीं लेना, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली हिट करने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम में अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं। ये मत समझना कि क्वेश्चन आसान है दोस्तों, आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज वैल्यू इन एन एसी सर्किट। एसी सर्किट की एवरेज वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला, RMS वैल्यू अपॉन में फॉर्म फैक्टर, RMS वैल्यू इंटू फॉर्म फैक्टर, RMS वैल्यू अपॉन में पीक फैक्टर, या RMS वैल्यू इंटू पीक फैक्टर। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए फॉर्म फैक्टर, सबसे पहले आपको फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू, देखिए RMS वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। देखिए RMS वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू, ये फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले इसने पूछा है एवरेज वैल्यू, ये वाली वैल्यू पूछा है, तो एवरेज वैल्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। एवरेज वैल्यू बराबर, ये देखिए एवरेज वैल्यू बराबर हो जाएगा RMS वैल्यू अपॉन में फॉर्म फैक्टर। जो फॉर्म फैक्टर यहाँ था पहले वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच कर रहा है, RMS वैल्यू अपॉन में फॉर्म फैक्टर, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर टू ए सर्किट व्हेन सोर्स रेजिस्टेंस इज डैश 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 और लोड रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पे सिंपल पूछा गया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो सोर्स रेजिस्टेंस कैसा होता है लोड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इक्वल होता है। देखिए RTH बराबर RL, तो सभी छात्रों ने ये कंडीशन तो पढ़ी होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में ये कंडीशन आप सभी ने पढ़ी होगी कि RTH बराबर RL होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तभी यहाँ पे मैक्सिमम पावर लोड तक ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, अगर आपने ये थ्योरम नहीं पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके कहिए, मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा रिवाइज करा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी क्वेरी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर इफिशियंसीज। अब यहाँ पे देखिए इफिशियंसी पूछ लिया। जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन जो होती है तो उसमें इफिशियंसी कितनी मिलती है दोस्तों, उसमें मिलती है हमें 50% इफिशियंसी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये 3-4 कंडीशन होती हैं, RTH बराबर RL, और दोस्तों इफिशियंसी जो मिलती है वो हमें यहाँ पे 50% मिलती है। और मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P मैक्सिमम बराबर VTH स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू RTH। ठीक है, 4 इंटू RTH, ये इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की क्लास में बस मैंने यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन रखे हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके कहिए। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास जो है आपकी बहुत जल्द यहाँ पे कंडक्ट कराने वाला हूँ। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।